हम लोगों को ये भी जरा जिज्ञासा है, खास करके जो भोपाल से हमारे साथी जुड़े हैं, कि भाई मोदी जी ने जिस तरह से शिवराज चौहान को किनारे कर दिया, उसका क्या असर पड़ेगा वहां चुनाव में। और जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय या 3 केंद्रीय मंत्री सांसद ला रहे हैं, तो मसला क्या है? क्या मतलब ये शिवराज सिंह चौहान और बनाम नरेंद्र मोदी भी अंदर अंदर हो रहा है क्या? देखिए, जो माननीय रामदास जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान जी के बीच में क्या कोई ट्विनिंग नहीं है, क्या आपस में उनमें कोई किसी तरह की अरुचि या अलगाव जैसी बात हो गई है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जब जब नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने तब तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी योजनाओं की खुलकर तारीफ की है। कई मर्तबा कई बार नाम लिया है। बस पहली मर्तबा ये 25 तारीख को जो कार्यकर्ता महाकुंभ था, उसमें उन्होंने उनकी योजनाओं का नाम नहीं लिया, उनका नाम नहीं लिया। उसके पीछे जो जानकार बताते हैं, उनका अपना ये मत है कि नरेंद्र मोदी जी का इस बार ये मानना है और अमित शाह जी का कि हमारे चेहरे पर केंद्र की योजनाओं पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। यदि मध्य प्रदेश की योजनाओं पर चुनाव लड़ा जाता, तो जो लाडली बहना योजना जो चालू की है, उसको वो वहां पर उसका नाम लेते और शिवराज सिंह चौहान की योजना को वो रिकॉग्नाइज करते, उसको मान्यता देते। इससे उनको थोड़ा सा अच्छा महसूस होता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, जो वो नहीं कर पाए हैं। हो सकता कि अभी 2 तारीख को ग्वालियर और 5 तारीख को जबलपुर में माननीय नरेंद्र मोदी जी के फिर से दौरे हैं। तो जैसा कि चर्चा चल रही कि लाडली बहना योजना का कुछ वो राशि लोगों के वितरित करेंगे, तो हो सकता है कि यदि वो यहाँ आ गए उन कार्यक्रमों में और उन्होंने सेपरेटली वो योजनाओं की कुछ अपनी तरफ उसमें शामिल हो गए, तो निश्चित रूप से ये मैसेज जाएगा मध्य प्रदेश में कि शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी आपस में अच्छे हैं और शिवराज सिंह चौहान जी के लिए भविष्य के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी इस बात का अनाउंस नहीं कर देते, तब तक तो संकट या तब तक तो उनके लिए चुनौती है। जैसा कि जब वो मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करने आए थे अमित शाह जी, और अमित शाह जी से जब पत्रकारों ने सवाल किया था कि क्या आपके भविष्य में मुख्यमंत्री यही होंगे, मुख्यमंत्री के चेहरे यही होंगे, तो अमित शाह जी ने उन पत्रकार महोदय से कहा था कि आप हमारी पार्टी का काम क्यों कर रहे हैं, ये हमारी पार्टी का काम है, हमको करने दीजिए, हम किसको बनाएंगे, हमारा काम है, आप हमारी पार्टी का काम नहीं कीजिए। तो ये मैंने संदर्भ बताया। अभी तक भी जो जितने भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो मध्य प्रदेश में कैंपेन चल रहा है, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश, और जो भी ये चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से, वो नरेंद्र मोदी केंद्रित चल रही हैं। वो शिवराज सिंह चौहान जी का कहीं एक आध जगह कहीं कहीं नाम हो, कहीं फोटो उनकी, वो एक योजना के कारण कि कितनी योजनाएं मध्य प्रदेश में चालू हुई है। अभी एक और उनका जो नरेंद्र मोदी की सरकार के जो अभी जो 17 तारीख को जो उनका जन्मदिन था, तो जो उनके 9 वर्षों का कार्यकाल था, उसका एक पूरा का पूरा एक उन्होंने एक बड़ा वीडियो बनाया, जिसको कि अभी दिखाया भी था 3 दिन पहले। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज जी और बी.डी. शर्मा मौजूद थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसमें भी मध्य प्रदेश सरकार की किसी योजना का जिक्र नहीं था। ये जरूर कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में, और वहाँ मध्य प्रदेश में बहुत विकास हो गया, हमने जो यहाँ का बजट था वो बहुत बढ़ा दिया, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अभी जब तक मध्य प्रदेश की जो बाकी सीट्स हैं, देखिए इसमें एक और राजनीतिक जो पैंच फंसा हुआ है माननीय रामदास जी कि जैसे अभी जो आपने देखा कि 7 सांसदों को उतार दिया, तो आप लोग तो मेरे से ज्यादा जानकार हैं, कभी भी कोई कोच या कभी खलीफा या उस्ताद वो ना तो दंगल लड़ता है, ना वो क्रिकेट के मैदान पे खेलता है, ना हॉकी के मैदान में खेलता है, ना वो फुटबॉल के मैदान में खेलता है। वो दूसरों को लड़ाने का, जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय ने स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया। अब इसमें एक और जो मैं आगे की बात, जो अभी उत्सुकता है, जो क्यूरियोसिटी है, जो लोगों के राजनीतिक जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उनके लिए एक तलवार लटकी है कि किस किस का टिकट कटता है, किस किस को टिकट मिलता है। क्योंकि इस
मुख्यमंत्री ने ये जाहिर कर दिया है कि अब शिवराज जी का टिकट, शिवराज जी को बुधनी से लड़ाते हैं क्या, बीडी शर्मा को गोविंदपुरा से, भोपाल से लड़ाते हैं, ये देखना है। यदि इनमें दोनों लोगों के टिकट आ गए हैं तो फिर आगे का इक्वेशन देखा जाएगा कि फिर मुख्यमंत्री कौन होगा। तो अभी भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे अंदर खाने बातें चल रही हैं, बहुत सारे उनके समक्ष चुनौती है। अभी जो कुछ चुनौती चल रही है मध्य प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी के समक्ष चुनौती है। अभी जो कुछ समस्याएं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि इन्होंने अपने टिकट अनाउंस कर दिए। कांग्रेस के समक्ष भी चुनौती है, जैसे ही कांग्रेस पार्टी अपने टिकट अनाउंस करेगी तो उनके यहाँ भी भगदड़ अलगाव की स्थिति, बगावत, विद्रोह ये चालू हो जाएगा, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी में देखने को आ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं जो उसको अभी तक रोक के चले हुए हैं, जैसे ही वो अनाउंसमेंट कर देते तो भगदड़ चालू हो जाती है। तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी की रणनीति को भांपते हुए अपनी रणनीति बना रही है। ठीक है, हमको लगता है कि रामदत्त जी आप ये विकास जी से भी यही जानना चाहेंगे या वो भी प्रकाश डालें, क्योंकि वहां पे विकास जी से मैं ये जानना चाहूंगा कि भाई जैसा कि नागले साहब बता रहे हैं कि मोदी जी अपने चेहरे, अपने कार्यक्रमों और मोदी अमित शाह की जोड़ी वहां चुनाव लड़ना चाहती है बजाय शिवराज सिंह चौहान के। तो भाई जब बीजेपी अगर हारती है तो फिर ठीकरा मोदी जी के सिर पे फूटेगा कि किसके सिर पे फूटेगा? प्रधान नागरिक सर ने जो कहा कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कई बार नाम लेते आए हैं, लेकिन 25 तारीख के कार्यक्रम में नाम नहीं लिया 55 मिनट के अपने भाषण में। तो वो कार्यक्रम था भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ। इस चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है कि बीजेपी का कार्यकर्ता ही नाराज है, और वो नाराज सरकार से भी है और संगठन से भी है। तो मोदी जी ने, मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी का या प्रदेश सरकार का नाम लेकर ना लेकर कार्यकर्ताओं को ये मोबिलाइज किया कि ये चुनाव मोदी के चेहरे पे है। एमपी के मन में मोदी कैंपेन भी चल रहा है, बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज है। एक सर जो बताया कि एंटी इनकम्बेंसी है, वो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, वो है। लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज है कि उसको सम्मान नहीं मिला, और वो कोरोना काल के बाद या इस 3 साल में कांग्रेस सरकार के 15 महीने की कांग्रेस सरकार के बाद जो सरकार रहा उसमें बिल्कुल सम्मान नहीं मिला। ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी हो गई, थानों तक में बीजेपी के नेताओं की सुनवाई नहीं हुई। तो प्रधानमंत्री ने यदि नहीं दिए नाम लिया तो मुझे ये लगता है कि वो कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर रहे थे कि आप प्रदेश को चेहरा ना देखिए, मेरा चेहरा देखिए और आप पार्टी को चुनाव जिताने का काम कीजिए। दूसरी बात, ठीकरा किसके ऊपर फूटेगा? तो कर्नाटक में आप लोग सब वरिष्ठ हैं, आप देख ही चुके हैं कि ठीकरा कहाँ फूटा। ठीकरा कहाँ फूटेगा सुनील शुक्ला जी? आपका अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। देवकी जी है ना, डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, देवकी जी से फाइनल कमेंट लेंगे। आपसे जो पूछा गया वो बताइए। तो के पास तो सब सारा आंकड़ा एक सीट का रहता है ना। विकास जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की कोशिश, बिल्कुल सही है, मैं इनके बात से सहमत हूँ। लेकिन कार्यकर्ता संतुष्ट कितना हुआ? केदारनाथ शुक्ला का टिकट कट गया सीधी जिले से, उनकी जगह पे रीति पाठक को चुनाव टिकट दे दिया गया। केदारनाथ शुक्ला का मैंने ऑडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा है कि रीति शुक्ला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मतों से हारने वाली उम्मीदवार साबित होंगी। यह उनका वीडियो वायरल, ऑडियो बाकायदे वायरल हो रहा है, और किसी से बातचीत करते हुए कहा है। ये शर्मा जी को भी पता होगा, विकास जी को भी पता होगा। ये दूसरी चीज, यह जो टिकट घोषित किया है, ये तो शिवराज सिंह चौहान ने घोषित नहीं किया। अभी कैलाश विजयवर्गीय साहब का बयान आ गया कि मैं तो चुनाव लड़ने के लिए हूं ही नहीं, मैं तो हेलीकॉप्टर से घूमने के लिए सोच रहा था, मैं यहाँ वहां जाने के लिए था, और अब मुझे चुनाव में लगा दिया गया है। और चुनाव में उनको कहाँ लड़ा क्या? आप सोचिए, राजनीति भी देखिए ना। 78 टिकट डिक्लेयर किया इन्होंने। विकास जी, शर्मा जी हमको करेक्ट करेंगे, 78 में लगभग केवल 3 सीटें जीती हुई हैं, 75 सीटें हारी हुई हैं। 75 सीटें पिछले विधानसभा में लोग हारे हुए बीजेपी, उन पे टिकट डिक्लेयर किया है। और आप ये सोचिए कि जहां पे आपने जिनका टिकट काटा
मतलब जो बड़े आप फग्गन सिंह कुलस्ते को आप जो केवल 6 बार से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और आप उनको विधानसभा के चुनाव पे ला दिए, क्या कर लेंगे वो? ठीक है। और अगर दूसरी चीज जो हम लोग बात करते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के लिए, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए 2024 का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये लोग नरेंद्र सिंह तोमर, क्या नाम है, राकेश प्रताप सिंह, प्रहलाद पटेल, रीति पाठक, लक्ष्मण सिंह, अगर ये इतने प्रतापी लोग हैं जो एंटी इनकम्बेंसी को बाधित करके चुनाव जीत जाएंगे, तो 2024 के लिए आरक्षित क्यों नहीं रखता आप इनको? अगर इतने पराक्रमी ये लोग हैं, क्यों नहीं कर लेंगे? आप ये कर लेते। अगर आपको 2024 के चुनाव की चिंता है, अगर आप 2024 के चुनाव को ध्यान में रख करके एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं या विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, सवाल है ना कि आप एक प्रयोग कर रहे हैं, केवल प्रयोग करके जो एकदम एक आक्रामक माहौल बना हुआ है कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है। इस बात को कम कीजिए, इस बात को कीजिए अब कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तुर्क का चाल चल दिया, एक बड़ा क्रांतिकारी कदम ले लिया, एक ऐसी पहल कर दी है जो उस पार्टी को मुख्य धारा में ला दी और उम्मीद कर रही है कि उसको जन समर्थन दोबारा मिल जाएगा। स्थिति है नहीं। सवाल यह है कि जो अब हो क्या रहा है ना, मध्य प्रदेश में जो मुद्दे हैं, वहां के लोगों ने आरोप लगाया हुआ है कि 50% कमीशन की सरकार है। ये लोकल ठेकेदारों का आरोप है जो कर्नाटक में था। जबलपुर की अपनी पहली सभा में प्रियंका गांधी ने 200 आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के शिवराज सिंह चौहान सरकार के ऊपर। आप उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। आप ग्वालियर के सभा में कांग्रेस ने आरोप लगाया ये भ्रष्टाचार के मामले हैं, उसकी आप बात ही नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए, परसों नरसों 2 दिन 3 पहले ही तो पूरे देश भर में रोजगार मेले आयोजित किए गए थे जिसको प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। उनमें से कितने मेले मध्य प्रदेश में आयोजित हुए? और नहीं हुए तो क्यों हुए, क्यों नहीं हुए? सवाल इतने बड़े बड़े। आपकी स्थिति यह है, वहां पर आप जितने विकास के मानक हो सकते हैं, आर्थिक विकास के, सामाजिक विकास के, मानव विकास के, सभी मानकों, सभी के इंडेक्स के अनुसार मध्य प्रदेश कहां ठहरता है पूरे देश में? आप उसको भी देख लीजिए। आप सशक्तिकरण की बात कर लीजिए, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि आदिवासियों में क्यों, भाई किसी में क्यों ना नाराजगी होगी। मैं ये सोच करके मुझे आश्चर्य होता है कि एक आदिवासी युवक के ऊपर कोई पेशाब कर दे, वो सहायता के लिए शोर भी न मचावे, वो इतनी ताकत न कर पावे कि भाग करके किसी अगल बगल के थाने पर या किसी ऑफिस में चला जाए, हल्ला मचावे कि साहब मुझे बचाओ बचाओ। ये अभी सशक्तिकरण आपने नहीं किया उसका। और आप 2003 से वहां पे शासन में है, और शुरुआत में वहां भारती जी के शासन को हटा दीजिए और 1.5 साल के लिए कमलनाथ जी को हटा दीजिए, तो सम्मानित शिवराज सिंह चौहान साहब मुख्यमंत्री हैं वहां, और ये सबके मामा है और गरीबों के और कमजोर वर्ग के और किसानों के नेता कहे जाते हैं। तो आखिर आपसे इसको आपको मैंने दिया क्या है? बोल रहा ये सवाल बड़े हैं ना, इसलिए कि एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है। और इस एंटी इनकम्बेंसी को आप टिकट काट के दूर करेंगे। टिकट काट करके दूर करने की कोशिश आपने कर्नाटक में की और आपने हिमाचल में भी की। हिमाचल में आप याद कीजिए उस वीडियो को जिसमें प्रधानमंत्री जी एक विधायक जी को फोन कर रहे हैं कि आप सबको भूल जाइए, आप विचार में रखिए। क्या हुआ? क्या मैदान सट गए? वो है ना। अब स्थानीय स्तर पर जो स्थितियां हैं वह इस समय मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति है, मजबूत स्थिति है। ठीक है। और कई लोगों में जो ये लूट की सरकार बनाई गई है उसको भी लोगों को लेकर के लोगों को भी आक्रोश है। ठीक है। अब ये जरूर है कि यह दल समूह कैसे करेगा आगे आने वाला दिन पता चलेगा। ये जी 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 हम लोग देवकीनंदन मिश्रा जी के पास चलते हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी चुनाव का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी ये धींगा मुश्ती जो चल रही है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, तो अभी वो कहाँ देख रहे हैं बीजेपी को? और ये सारे जो फैक्टर हैं, इन फाइटिंग और तमाम नेताओं के बीच में विरोधाभास, मोदी और शिवराज चौहान, तो क्या है, आपको क्या लगता है, ये कर्नाटक साबित होगा या फिर कैसे, क्या होगा इसका? नहीं, देखिए मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, जिसकी चर्चा सबने की है कि 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया, 4 सांसदों को उतार दिया, और हो सकता है और कई सांसद चुनाव मैदान में उतारे जाएं, ये जो कदम उठाया गया इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बेहद डरी हुई है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम लोग आज की तारीख में जो मतदाता है, पूरे देश का मतदाता, वो ये देख रहा है कि हमको चुनाव वोट देने के बदले मिल क्या रहा है।
वो वोट इस मुद्दे पर दे रहा है। जिस योजना की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 तारीख की रैली में, कार्यकर्ता सम्मेलन में नहीं किया, लाडली बहना योजना, उसका बहुत जबरदस्त इंपैक्ट मध्य प्रदेश के गांव में है। मेरी जो जानकारी है कि मध्य प्रदेश में जो गरीब महिलाएं हैं जिनके खाते में पैसा जा रहा है 1,000 रुपए महीना, अब राहुल गांधी, शायद कांग्रेस ने कहा है कि हम उसे 2,000 देंगे जब हमारी सरकार बनेगी। इस पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन उस 1,000 की वजह से उनके भीतर भारतीय जनता पार्टी, इतनी इनकम्बेंसी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक भाव है कि नहीं, मामा हमारा ख्याल रख रहे हैं। अब इसमें दो बातें हैं। एक ही परिवार में जो हस्बैंड वाइफ हैं, गरीब आदमी होता है, उसके लिए 1,000 रुपए बहुत मायने रखता है अगर वो कैश में उसके खाते में आता है। तो महिला वो पैसा निकाल करके खुद खर्च करती है, उसके हस्बैंड को उसमें कोई शेयर नहीं मिल रहा है। इस वजह से जो उसका हस्बैंड है, जो पुरुष है उस परिवार का, वो शिवराज सिंह चौहान से नाराज है कि खाते में पैसा देने की वजह से। ये बात मैं आपको रिकॉर्ड के आधार पर कह रहा हूं, ये मैंने वहां देखा है लोगों को इस तरह की बातें करते हुए। तो ये जो लाडली बहना योजना है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री को जरूर करना चाहिए। हाँ, उसी स्कीम को कांग्रेस ने 2,000 करने की बात कही है, हो सकता है उसका इम्पैक्ट पड़े, इसकी चर्चा भी हो रही है कि, और कांग्रेस ये भी कह रही है लोगों के बीच जाकर के, कांग्रेस के वर्कर कह रहे हैं कि ये जो जैसे ही ये सरकार अगर आपने चुन लिया तो ये बंद कर देगी। अब हम आते हैं राजनीतिक मुद्दे पर। राजनीतिक स्थिति वहां पर यह है कि वहां सीधी फाइट है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। बीएसपी पिछली बार भी उतनी ताकत के साथ लड़ी थी जितनी इस बार लड़ेगी, मुझे लगता है। समाजवादी पार्टी 1-2 सीट पे लड़ेगी, उससे ज्यादा नहीं लड़ेगी। भले 6 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, लेकिन वो कमलनाथ जी एकोमोडेट करेंगे और फ्रेंडली फाइट, अगर एकोमोडेट नहीं भी हो पाएंगे तो 1-2 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के साथ रहना है। क्योंकि अखिलेश यादव अगर कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे तो उनकी क्या हालत होगी उत्तर प्रदेश में, ये सारे लोग समझ सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस इस समय फ्रंट फुट पर खेल रही है और पूरे देश में कांग्रेस को लेकर के एक चर्चा है। एक धर्म विशेष, जैसे मुस्लिम्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ खड़ा है पूरे देश भर में। मध्य प्रदेश में बीएसपी फैक्टर जरूर है, वोट जरूर हासिल करती है, लेकिन उसी वोटों के बीच कांग्रेस ने 114 सीटें जीती भी पिछली बार 2018 में। और इससे पहले हालांकि कांग्रेस की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, 114 सीटें जीती थी, 118 नहीं, 114 सीटें जीती और 109 सीट भारतीय जनता पार्टी में जीती। बीएसपी का इफेक्ट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बीएसपी और कांग्रेस वहां मिल जाएं तो जो सुनील शुक्ला जी ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला ने टारगेट दिया है कि हम 150 सीटें जीतेंगे, कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटें भी जीत सकती है वहां पर। जो डेटा मैं देख पा रहा हूं उस डेटा के हिसाब से मैं यह बात कह रहा हूं। दलित जो बीएसपी का वोट है वो बीजेपी का साथ नहीं जाने वाला है। बीएसपी का वोट अगर बीएसपी से टूटेगा तो कांग्रेस के साथ ही जाएगा। बीएसपी की जो नेता है मायावती जी, ये उनको भय है, उनको डर है इस बात का, वो इसी वजह से इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगे। उनको डर है कि अगर हम इंडिया में नहीं गए तो दलित नेता कांग्रेस में सबसे बड़े नेता हैं खड़गे साहब। खड़गे साहब जब सामने आ जाएंगे, साउथ का दलित खड़गे को देख रहा है। तेलंगाना राज्य में चुनाव हो रहा है, 35% दलित वोटर वहां पर हैं और खड़गे साहब की वजह से वहां कांग्रेस और जो टीआरएस है, बीआरएस है, उन दोनों के बीच क्लोज फाइट हो गई है, नेक टू नेक फाइट हो गई है। कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वहां कांग्रेस जो बीआरएस है उसको हरा दे, ये भी स्थिति बन रही है। तो ये किसकी वजह से बन रही है? ये खड़गे साहब की वजह से बन रही है, क्योंकि जो दलित जो वोटर होता है वो अपने स्वाभिमान को देख करके वोट करता है। वो देखता है कि हमारा नेता कितनी ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो देखता है कि कितने ब्राह्मण ठाकुरों को हमारा नेता सामने बैठा रहा है, कितने ब्राह्मण ठाकुर जो उसको लगातार दबाते रहे हैं, उनके सामने उनका नेता किस तरह से सीना तान के खड़ा होता है, किस तरह उसके सामने लोग झुकते हैं। तो उसको दलित जो बिरादरी है वो स्वाभिमान से देखती है। तो आज कांग्रेस में सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को आप अनौपचारिक तौर पर कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े नेता खड़गे साहब हैं और खड़गे साहब दलित हैं। तो बीएसपी की मजबूरी है कि अगर वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी
तो जो उत्तर प्रदेश का दलित है 4.5% के आसपास वोट 2019 के चुनाव में मिला था बीएसपी को, उसमें से 1-8% वोट अगर रह जाए तो बड़ी बात होगी। 5% के आसपास वोट था वहां पे बीजेपी का, बीएसपी का। मध्य प्रदेश में 5% के आसपास वोट था। नहीं, मैं मध्य प्रदेश नहीं, पूरे का 4.5% बता रहा हूँ, लोकसभा की बात। वहां 5% वोट था, लगभग 5% वोट था। और वो वोट एक पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है, ये जो पूरी बेल्ट है उत्तर प्रदेश से लगी हुई, जिसका जिक्र अभी किसी ने किया था, किसी साथी ने, प्रयागराज से लेकर के झांसी तक, ये पूरा जो बुंदेलखंड का इलाका है, वहां करीब 30-35 सीटें लगती हैं, उन्हीं पर उनका वोट है। वहां अच्छी पकड़ है। एक तो वहां जो जैसे बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा दलित बिरादरी के लोग हैं, तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में भी यही हाल है। तो वो जो दलित है वो बीएसपी के साथ अभी तक तो वोट करता रहा है। कई सीटों पर 35,000, 26,000, 27,000 इतना वोट पाई है। 27 सीटों पे मैंने देखा है 42 ऐसी सीटें हैं मध्य प्रदेश में जो क्लोज कॉन्टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी जीती है। मतलब 200 से लेकर के 5,000 तक जीती है। 37 सीटें कांग्रेस ने जीती है क्लोज कॉन्टेस्ट में, वो भी इतने ही मार्जिन से जीती है। तो ये जो चुनाव है, एंटी इनकम्बेंसी, अगर 5% वोट भारतीय जनता पार्टी का कम होता है तो कांग्रेस 125 से ज्यादा सीटें जीतती है। अगर 5% वोट कम होता है, जितनी एंटी इनकम्बेंसी है, तो अगर ऐसा होता है तो अब तो देखा जाए कितना होता है। ठीक है, चलिए, बड़ी अच्छी चर्चा हुई। और देखिए, कहते हैं ना कि मुद्दा तो एक ही है लेकिन कई दृष्टिकोण हैं, और हम इस चर्चा में अलग अलग विद्वानों को जब शामिल करते हैं तो जमीन की जो क्या स्थिति है वो पता चलती है। इसी तरह की चर्चा के साथ हम लोग कल फिर आएंगे और नए मुद्दे के साथ आएंगे, नए मेहमान के साथ आएंगे, लेकिन इसमें से कुछ मेहमान हमारे साथ फिर भी होंगे। चलिए, आप लोग आए, आपने बड़ी अच्छी चर्चा की, मध्य प्रदेश के बारे में बड़ा तगड़ा इंसाइट दिया। और सुनील जी तो हमेशा, आप किसी स्टेट की बात कर लीजिए, किसी देश की बात कर लीजिए, और देवकी नंदन जी भी काफी, अब देखिए, आंकड़ों में जानकारी रखना साधारण बात नहीं होती, उन आंकड़ों को याद रखना। हम लोग तो कई बार आंकड़े देखते हैं लेकिन बाद में याद नहीं रख पाते हैं। देवकी नंदन जी उससे आंकड़ों को रखते हैं और याद भी रखते हैं। विकास जी, सरमन जी, आप सबका शुक्रिया। इसी तरह की चर्चा के साथ हम लोग कल मिलेंगे। और फिलहाल जो है सभी दर्शकों का जो काफ़ी संख्या में जुड़े हुए हैं उनको भी मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं कि आप आखिर तक डटे हुए थे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको मज़ा आ रहा था कि कुछ नई जानकारी आपको मिल रही थी। ऐसी ही नई जानकारी के साथ कल भी आएंगे। तो जाते जाते ये कह देता हूं कि आप, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बड़ा फ़ायदे का सौदा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसा नहीं लगता है।